हेलो एवरीवन। कोर्सेरा यूपीएससी में आप सभी का स्वागत है। यूपीएससी सिविल सर्विस टेस्ट सीरीज में आज का सेट है 50। इस सेट में 15 है। इसमें हम देखेंगे साइंस एंड टेक के कुछ अच्छे एमसीक्यू, जिसमें कुछ जीएस के भी क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, लेकिन इसमें ज़्यादातर क्वेश्चन आपको साइंस एंड टेक के होंगे, जो विशेष रूप से इसरो से रिलेटेड होंगे, जो कि इसरो और कुछ अन्य विश्व के इंस्टीट्यूशन जो मिलकर के इनिशिएटिव ले रहे हैं या मिशन चला रहे हैं, उनसे संबंधित क्वेश्चन देखने के लिए मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन यूपीएससी हमेशा पूछती रहती है। यूपीएससी की ये टॉपिक फेवरेट होता है, खास करके इंडिजिनस जो टेक्नोलॉजी डेवलप हो रही है उन पे भी यूपीएससी फोकस करता है। तो इन क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे। इस सीरीज़ का पीडीएफ प्राप्त करने के लिए आप जाकर टेलीग्राम पे सर्च कर सकते हैं कोर्सेरा यूपीएससी, वहाँ ज्वाइन कर लीजिए, आपको पीडीएफ प्रोवाइड हो जाएगा। आज के सेट में आप प्रयास कीजिएगा अपना बेहतर करने का, जिससे आपका परफॉर्मेंस अपने बेस्ट कैटेगरी में प्राप्त कीजिए। 9 से 15 में है तो आप बेस्ट कैटेगरी में है, आप कोशिश कीजिएगा इसी कैटेगरी में रहने का। अगर आप 5 से 7 में हैं तो भी अच्छा है, या फिर 7 से 9 के बीच में तो भी ठीक है, लेकिन आप प्रयास कीजिएगा अपना बेस्ट देने का। जिस तरीके का आज के सेट में हम देखेंगे कुछ अच्छे क्वेश्चन। चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ विकसित किया जा रहा है? ये उत्पादन क्षमता के मामले में है। ए दिया हुआ है तेलंगाना, बी दिया हुआ गुजरात, सी दिया आंध्र प्रदेश, डी दिया तमिलनाडु। तो बताइए भारत का सबसे बड़ा पहला नहीं है, भारत का सबसे बड़ा फ्लोटिंग सोलर पावर प्लांट कहाँ स्थापित किया जा रहा है? अगर आपने गुजरात लगाया तो बिल्कुल गलत है, ये गुजरात नहीं है, ये तेलंगाना है। तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है। इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देख लीजिए। क्यों? क्योंकि यूपीएससी डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से क्वेश्चन बना सकती है इस पर। तो पहला हम देखेंगे कि सरकार का 2022 तक क्या लक्ष्य है नवीकरणीय रिन्यूएबल एनर्जी को प्राप्त करने में। तो देखिए 2022 तक भारत की क्षमता है 175 गीगावाट प्राप्त करना, इसका उद्देश्य है, जिसमें से 100 गीगावाट सौर ऊर्जा से संबंधित प्राप्त करना है हमको। तो इसी दिशा में ये कदम उठाया गया है। दूसरा चीज़ देखें तो ये तेलंगाना में पेनापल्ली जिले में स्थापित किया जा रहा है। रामगुंडम या पेनापल्ली दोनों में से कोई पूछा जा सकता है आपसे। यूपीएससी तो डायरेक्ट ऐसे नहीं पूछेगी, लेकिन फिर भी आप याद रखिए कौन स्थापित कर रहे हो। एनटीपीसी इसको स्थापित कर रहा है। एनटीपीसी ये भारत का एक पीएसयू है, जिसको 1975 में विकसित किया गया था, और ये महारत्ना कंपनी भी है, जिसको 2010 में महारत्ना इसको घोषित किया गया था। तो आप यहाँ देख सकते हैं इसका उद्देश्य क्या था, किस उद्देश्य से इसको स्थापित किया गया था। एनटीपीसी को इसको स्थापित किया था किफ़ायती और कुशल एवं पर्यावरण के अनुकूल विश्वसनीय ऊर्जा उत्पादन के लिए इसको स्थापित किया गया था एनटीपीसी को। दूसरा चीज़ देखें तो ये जो तेलंगाना में स्थापित किया जा रहा है पेंदापल्ली में, इसकी क्षमता क्या है? इसकी क्षमता है 447 मेगावाट। ऐसे 2023 तक चालू किए जाने की संभावना है। कुछ ये विवरण थे, इनसे किसी तरीके से आपको क्वेश्चन देखने के लिए मिल सकते हैं, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सरकार का 2022 तक लक्ष्य कितना है प्राप्त करने का रिन्यूएबल एनर्जी। तो कुछ इस तरीके से पूछे जा सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है मेगा ट्रॉफिक्स के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए आपसे इससे पूछा जा सकता है, यूपीएससी पूछ सकती है कि किससे संबंधित है, या फिर कुछ इस तरीके से दे सकते हैं। तो हम इसके बारे में डिटेल देख लेंगे कुछ इसी क्वेश्चन में। कथन एक दिया हुआ है इंडो फ्रेंच संयुक्त उपग्रह मिशन, जिसे 2011 में शुरू किया गया था मेगा ट्रॉफिक्स को। बी दिया हुआ इसकी सहायता से मानसून, चक्रवात आदि उष्णकटिबंधीय वातावरण जलवायु का अध्ययन किए जाते हैं। सी दिया हुआ इसे PSLV C-18 से लॉन्च किया गया था। डी दिया हुआ उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। तो आपको गलत चयन करना है, बताइए इनमें से कौन सा गलत है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही काम किया है, सभी कथन सही हैं। इसे 2011 में चालू किया गया था। किसने चालू किया था? भारत और फ्रांस की संस्था ने दोनों मिलकर के, मतलब इसरो और उसका CNS दोनों ने मिलकर इसे 2011 में शुरू किया था। इसका उद्देश्य है मानसून, चक्रवात और उष्णकटिबंधीय वातावरण का अध्ययन करना और जलवायु का भी अध्ययन करना इसका उद्देश्य था, और इसको C-18 से लॉन्च किया गया था। तो कुछ ये विवरण थे। अगर मेगा ट्रॉफिक से आपसे पूछ ले किससे संबंधित, तो आप बता दीजिएगा वहाँ पे मानसून और चक्रवात और उष्णकटिबंधीय वातावरण का अध्ययन करना इसका उद्देश्य है मेगा ट्रॉफिक्स। अब मेगा मतलब बादल यहाँ पे देख सकते हैं, और ट्रॉफिक्स मतलब समझते हैं उष्णकटिबंधीय, तो ऐसे भी एलिमिनेट कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं विवरण दिया हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोजेक्ट निसार के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। देखिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन हो जाता है। पहला दिया हुआ इसके संबंध में इसरो और नासा पृथ्वी विज्ञान के अध्ययन के लिए निसार मतलब नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार नामक संयुक्त उपग्रह मिशन कर रहे हैं। दो दिया हुआ है यह मिशन पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इसके बदले पारिस्थितिक तंत्र का पता लगाएगा, और इसके बदलते पारिस्थितिक तंत्र का पता लगाएगा, मतलब पृथ्वी का अवलोकन करेगा और उसके बदलते पारिस्थितिक तंत्र का पता लगाएगा। कौन? प्रोजेक्ट निसार। कथन 3 दिया हुआ है यह विश्व का सबसे महंगा इमेजिंग उपग्रह है और 2022 तक इस उपग्रह को लॉन्च किया जाएगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? किसके संबंध में? प्रोजेक्ट निसार के संबंध में।
उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही है। देखिए, इसी बारे में पूछा जा सकता है प्रोजेक्ट निसार किससे संबंधित है, तो इसरो और नासा से संबंधित है। और इसका एक उद्देश्य क्या है, तो पृथ्वी का अवलोकन करेगा और इन्वायरमेंट में जो चेंज आ रहा है उसके बारे में पता लगाएगा। तो कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं। इसका फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है, तो फुल फॉर्म तो आप आसानी से याद कर लिए होंगे, नासा, इसरो और सिंथेटिक अपर्चर रेडार। तो ये हो जाएगा। या फिर पूछा जा सकता है आपसे कि कब तक लॉन्च किया जाने की संभावना है, तो 2022 है। तो ये कुछ ब्यौरे थे इसके, आप इनके बारे में याद रखिएगा, आपसे पूछे जा सकते हैं इससे संबंधित क्वेश्चन। चलिए अगला क्वेश्चन है लूपेक्स। लूपेक्स मिशन के संबंध में गलत कथन का लूपेक्स मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसमें सही बताना है आपको। लूपेक्स मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। कथन 1 दिया है, यह भारत और अमेरिका का संयुक्त मिशन है। कथन 2 दिया हुआ है, 2024 तक चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंडर और रोवर भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया, किसके अंतर्गत, लूपेक्स मिशन के अंतर्गत। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। ये क्वेश्चन ज़्यादा लोगों का गलत होने का चांसेस है, क्योंकि भारत और नासा भी कई मिशन कर रहे हैं और जापान भी कर रहा है। तो ऐसे में हो जाता है सही हमारा पहला तो गलत हो जाता है, क्योंकि ये भारत और जापान दोनों संयुक्त मिशन है, तो गलत है ये। दूसरा कथन इसमें सही है, जिन लोगों ने बी लगाया था उनका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ब्यूरेट दिया हुआ है, भारत और जापान का ये मिशन है लूपेक्स मिशन। और 2024 में चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव पे, चंद्रमा के जो साउथ पोल है वहाँ पे लैंडर और रोवर भेजे जाने का लक्ष्य रखा गया, किसके अंदर, लूपेक्स मिशन के अंदर। इसका फुल फॉर्म है लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन, लूपेक्स। तो आप याद रखिएगा इसके बारे में, केवल नाम याद रखेंगे, थोड़ा सा इसके बारे में डिटेल समझ लेंगे तो एग्जाम में आएगा, तो आप आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गगनयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, गगनयान के प्रमोशन हेतु 3 चरणों वाले GSLV मार्क 3 का उपयोग किया जाएगा। कथन 2 दिया हुआ है, मानव अंतरिक्ष उड़ान कार्यक्रम, जिसे ऑर्बिटर मॉड्यूल कहा जाता है, में एक महिला सहित 3 भारतीय अंतरिक्ष यात्री होंगे। मतलब ये महिला को भी जोड़ के और 2 पुरुष, 3 लोग होंगे इसमें। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें सी लगाया था बिल्कुल सही है। ये एक ऑर्बिटर मॉड्यूल है, मतलब ऑर्बिट में करेगा ये और कुछ समय बाद नीचे आ जाएगा। दूसरा चीज़ देखें तो GSLV मार्क 3 से लॉन्च किया जाएगा, तो दोनों करेक्ट है इसमें। सी जिन लोगों ने लगाया था उनका बिल्कुल सही है। अब यहाँ पे थोड़े से ब्यूरर देख लीजिए। देखिए ये 3 स्टेज में, मतलब 3 स्टेज में इसको किया जाएगा। पहले जो 2 होंगे वो मानव रहित होंगे, वो केवल एक तरह का ट्रायल होगा। लेकिन जो तीसरा स्टेज होगा उसमें किया जाएगा मानव युक्त होगा, मतलब इसमें मनुष्य बैठे होंगे और फिर भेजा जाएगा ये। आपको पता है कि एक ऑर्बिटर मिशन है जो कि सूर्य का चक्कर, सूर्य कह रहे हैं मतलब पृथ्वी का चक्कर लगा के वापस कहाँ गिर जाएगा, गुजरात सी में, अरबियन सी में गिर जाएगा, गुजरात के पास यहाँ पे लैंड करेगा। तो इस तरीके से होगा ये 5 से 7 दिन का ये मिशन होगा। और इसको भेजा जाएगा किसे, तो GSLV मार्क 3 के द्वारा भेजा जाएगा। दूसरा चीज़ देखिए तो इसकी जो क्रू मॉड्यूल है जिसमें लोगों को बिठाया जाएगा, 3 लोगों को, वो किसने उसको डेवलप किया है, तो HAL हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डेवलप किया है। डिजाइन इसको DRDO ने किया है। अगर आप UPPCS या अन्य एग्जाम के देने वाले हैं तो वहाँ पे ये डिटेल पूछे जाए, बहुत माइनर डिटेल है लेकिन इनसे पूछे जाने की संभावना होती है। चलिए ये कुछ ब्यौरे थे, उम्मीद आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है तृष्णा मिशन के संबंध में गलत कथन का चयन कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त मिशन है। बी दिया हुआ है, इसका उद्देश्य जल चक्र की निगरानी करना है। सी दिया है, इसके 2025 में लॉन्च होने की संभावना है। डी दिया है, यह चीन और रूस का संयुक्त मिशन है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन गलत है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें डी लगाया बिल्कुल सही काम किया है। ये किसका है, इसरो और फ्रांसीसी अंतरिक्ष एजेंसी CNES का संयुक्त मिशन है। डी इसमें गलत है। दूसरा चीज़ देखें, इसका उद्देश्य क्या है, जल चक्र की निगरानी करना। अब सोचिए जल चक्र की निगरानी करने से क्या बेनिफिट होगा तृष्णा मिशन के अंतर्गत। देखिए जल चक्र की निगरानी करने से ये पता चल जाएगा कि आने वाले कल में कहाँ पे सूखा की संभावना देखने के लिए मिल सकती है और कहाँ पे बाढ़ की या फिर अन्य तरह की समस्याएं देखने के लिए मिल सकती है, मतलब चक्रवात जैसे इशू देखने के लिए मिल सकते हैं। दूसरा ग्लेशियर पे इफेक्ट पड़ने वाले प्रभावों को भी हम समझ सकते हैं। और चीज़ देखें इसमें तो ग्लोबल वार्मिंग का क्या प्रभाव पड़ा इसके भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। इसकी वजह से अगर जल चक्र की निगरानी हम करते हैं तो इसे 2025 में लॉन्च करने की संभावना है। तो ये तीनों कथन A, B, C सही थे, डी इसका गलत है, क्योंकि ये इसरो और फ्रांसीसी कंपनी मतलब CNES का मिशन है, न कि चीन और रूस का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ आप देख सकते हैं कि ये इसरो का और किसका मिशन है, फ्रांस का CNES, दोनों का ज्वाइंट मिशन है जिसे 2025 में लॉन्च किया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है,
चंद्रयान-3 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, यह 2022 में लॉन्च कर दिया जाएगा। कथन 2 दिया हुआ है, चंद्रयान-3 में लैंडर, रोवर और इसके साथ साथ प्रोपल्शन मॉड्यूल भी होगा। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। इसे 2022 में लॉन्च करने की संभावना व्यक्त की गई है कि 2022 तक इसको लॉन्च किया जाएगा। इसमें क्या होगा, लैंडर होगा, रोवर होगा और प्रोपल्शन मॉड्यूल होगा। लेकिन इस बार ऑर्बिटर नहीं होगा, क्योंकि आपको पता होगा चंद्रयान-2 का जो ऑर्बिटर था वो सेफ था और अभी भी काम कर रहा है, तो उसका उपयोग, उसके जो ऑर्बिटर थे उनका उपयोग किया जाएगा। लेकिन चंद्रयान-3 में क्या होगा, कुछ यूनिक चीज़ें होंगी। इसमें लैंडर रोवर तो होगा ही, लेकिन प्रोपल्शन मॉड्यूल भी होगा इस बार। और दूसरा चीज़ देखें, इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल को आप समझिए। प्रोपल्शन मॉड्यूल क्या होता है, अब ISS के बारे में जानते होंगे, इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के बारे में। इसमें प्रोपल्शन मॉड्यूल है जो क्या करता है, एक तरह का रिजर्व प्रोवाइड कराता है कुछ एक्स्ट्रा समय तक रहने के लिए। तो कुछ इसी तरह के इसमें रिजर्व प्रोवाइड करेगा जो उनको थोड़ा सा अधिक समय तक रहने के लिए मौका देगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मतलब एक तरह का ऑयल समझ लिए रिजर्व, उसके जो फ्यूल होते हैं उनको एक्स्ट्रा तरह का रखने का मौका देता है वो प्रोपल्शन मॉड्यूल। चलिए अगला क्वेश्चन है, शुक्रयान मिशन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया हुआ है, इस मिशन को 2024 से 26 के बीच लॉन्च किया जाएगा। कथन 2 दिया हुआ है, इस मिशन में रूस, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी आदि देशों का समन्वित योगदान है, मतलब कोलैबोरेटिव कंट्रीब्यूशन सम्मिलित है इसमें। तो बताइए इनमें से शुक्रयान मिशन के संबंध में कौन सा कथन सही है। क्या इतने देश सम्मिलित हैं, या 2024-26 में इसको लॉन्च किया जाएगा या नहीं किया जाएगा। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया था सी, उनका बिल्कुल सही है। ये दोनों कथन सही हैं। देखिए कोरोना महामारी की वजह से इसको टाल दिया गया, क्योंकि ये 2023 में लॉन्च किया जाना था। कोरोना महामारी की वजह से इसको 2024 से 26 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। अब दूसरा चीज़ देखिए, इसका उद्देश्य क्या है। ये शुक्र ग्रह के बारे में अध्ययन करेगा, इससे वहाँ से जानकारी इकट्ठा करेगा। और इसमें बहुत सारे देश हैं, जैसे कि रूस, फ्रांस, स्वीडन, जर्मनी, इन सब का मिशन है ये। दूसरा, इसके बारे में थोड़ा सा डिटेल देखें, किसके बारे में, शुक्र के बारे में। तो देखिए ये अपने धुरी पे पूर्व से पश्चिम की दिशा में घूमता है, इसका कोई अपना चंद्रमा नहीं है। और विश्व का पहला मिशन जो था इस पे भेजा गया था, किस पे, शुक्र ग्रह पे, वेनस पे। इस पे भेजा था रूस ने, संयुक्त सोवियत संघ जो था उसने भेजा था इस पे वेनेरा 3 नाम का मिशन इस पे भेजा था रूस ने, किस पे, शुक्र ग्रह पे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित किन कारणों को हिमालय क्षेत्र में लगातार भूस्खलन और हिमस्खलन के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। कथन 1 दिया हुआ है, हिमालय में विवर्तनिक रूप से स्थिर है। पहला कथन कह रहा है हिमालय विवर्तनिक रूप से स्थिर है। कथन 2 कह रहा है वे ज़्यादातर असाधित चट्टानों और असंगठित निक्षेपों से निर्मित हैं। कथन 3 दिया हुआ है, ढाल बहुत तीक्ष्ण है, इसीलिए वहाँ पे भूस्खलन और हिमस्खलन की घटनाएं होती रहती हैं। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने इसमें लगाया सी, उनका बिल्कुल सही है। देखिए ये स्थिर नहीं है, अस्थिर इसको कहेंगे, स्थिर नहीं है, अभी भी ये सक्रिय है विवर्तनिक रूप से, इसलिए पहला गलत हो गया। दूसरा चीज़ देखें तो अब देखिए यहाँ पे ज़्यादातर चट्टानें असादी हैं और असंगठित हैं। अगर संगठित होती तो भूस्खलन की समस्याएं कम देखने के लिए मिलती। दूसरा चीज़ देखें तो ये बहुत तीक्ष्ण ढाल है, अगर मंद ढाल होगा तो भूस्खलन की समस्याएं कम देखने के लिए मिलेंगी। तीक्ष्ण है तभी तो ज़्यादा देखने के लिए मिलती, सीधा तीक्ष्ण है तो थोड़ा सा भी इसमें बल, मतलब हिल डोलन होता है, किसकी वजह से, विवर्तन की गति की वजह से, तो भूस्खलन की समस्या देखने के लिए मिलती है। हिमपात होता तो भी सही माना जाता है, हिमपात भी एक कारण है। आप यहाँ पे देख सकते हैं वही सारे विवरण दिए हुए हैं। यहाँ पे अगर पहला जो कथन क्यों गलत था, तो विवर्तनिक रूप से सक्रिय है इसलिए इसको अस्थिर मानेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन 1 दिया है, लोगों के पोषण और जीवन स्तर को बढ़ाना संविधान के अनुच्छेद 47 के तहत राज्य का प्राथमिक कर्तव्य है। कथन बी दिया हुआ है, अर्थात 2 दिया हुआ है, अनुच्छेद 47 में मादक पेय के औषधि प्रयोजन और अन्य दवाओं के अलावा जो कि स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है के निषेध का प्रावधान करता है, मतलब उसे प्रतिबंध लगाने का प्रावधान करता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए DPSP में किया गया प्रोविज़न, आपको पता होगा DPSP के जो भी प्रोविज़न है उनको इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता। ऐसे में इसके अंतर्गत ये प्रावधान किया है कि राज्य का एक कर्तव्य होगा कि वो अपने नागरिकों का पोषण स्तर और जीवन स्तर को बढ़ाने के लिए काम करेगा। और जो दूसरा दिया हुआ है इसमें औषधियों जो भी अगर स्वास्थ्य के लिए जो हार्मफुल औषधि नहीं है, जो हार्मफुल औषधि उनको छोड़, जो हार्मफुल नहीं है उनको छोड़ के
जो भी हार्मफुल औषधियाँ या दवाएं हैं उन पर प्रतिबंध लगाया जाएगा। तो दोनों कथन ऐसे में देखें तो सही हो जाता है, सी इसका सही आंसर है। आप यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, देख सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संसद निम्नलिखित किसी की मतलब निम्नलिखित में से किसकी सहमत से अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलनों को प्रभावी करने के लिए राज्य सूची में शामिल विषयों पर कानून बना सकता है। कथन ए दिया हुआ है, संबंधित राज्य की सहमत से। बी दिया हुआ है, अधिकांश राज्यों की सहमत से। सी दिया है, सभी राज्यों की सहमत से। और डी दिया हुआ, किसी भी राज्य की सहमत के बिना अंतर्राष्ट्रीय संधियों, सम्मेलनों और को प्रभावी बना सकता है। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय समझौतों, संधियों और सम्मेलनों को प्रभावी बनाने के लिए राज्य सूची में सम्मिलित विषयों पर जो संसद है वो बिना किसी राज्य की सहमति के कानून बना सकता है, उसको ये छूट मिली हुई है। ऐसे में डी इसका करेक्ट आंसर है। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे विवरण दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। आर्टिकल 253 के अंतर्गत ये प्रोविजन किया गया है कि संसद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय संधि, करार, अभिसमय और दूसरा चीज़ देखिए सम्मेलन, संगम या फिर निकाय को प्रभावी बनाने के लिए क्या कर सकती है, संपूर्ण राज्य क्षेत्र या उसके किसी भाग में कोई भी बनाने की शक्ति रखता है। किसके कौन सा आर्टिकल के अंदर, 253 के अंतर्गत, 253 के अंतर्गत ये प्रोविजन किए गए हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, संविधान का अनुच्छेद 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है। कथन दो दिया हुआ है, राष्ट्रपति को अनुसूचित जाति में सूची में किसी प्रविष्टि को शामिल करने या बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। कथन तीन दिया, लोकसभा राज्यसभा दोनों को अनुसूचित जातियों में, लोकसभा और राज्यसभा में अनुसूचित जातियों को आरक्षण प्रदान किया गया है, मतलब उसका प्रावधान है। अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण लोकसभा और राज्यसभा में प्रावधान है या नहीं, आपको ये बताना है तीसरे कथन में। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। इसमें आपको सही चयन करना था। अगर ऐसे में देखें तो पहला कथन सही हो जाता है। अनुच्छेद 241 में अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार दिए गए हैं और रियायतें भी दी गई हैं, इससे संबंधित प्रोविजन इसमें दिए गए हैं, तो पहला सही हो जाता है। दूसरा चीज़ देखें तो राष्ट्रपति अनुसूचित जाति सूची में किसी भी प्रविष्ट जो भी है उनको शामिल या बाहर कर सकता है, तो ये गलत है, ये संसद को शक्ति दी गई है। तीसरा कथन में जो क्यों गलत हो रहा है, तो तीसरा कथन इसलिए गलत है कि यहाँ राज्यसभा दिया हुआ है, जबकि राज्यसभा में अनुसूचित जातियों के लिए आरक्षण का प्रावधान नहीं है, ये केवल और केवल लोकसभा में है। तो तीसरा भी गलत हो गया। जिन लोगों ने केवल एक लगाया था उनका बिल्कुल सही है, केवल एक इसमें सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, संविधान के अनुच्छेद 341 मतलब 341 अनुसूचित जातियों के सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार और रियायतें प्रदान करता है। संसद को संविधान के अनुच्छेद 341 के तहत एससी सूची में यहाँ पे कुछ जो भी सम्मिलित हैं, प्रविष्ट जो सम्मिलित हैं या उनको बाहर करने की शक्ति प्रदान करता है। किसको, संसद को। आरक्षण केवल लोकसभा में है। उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के चुनाव निर्वाचक मंडल में सम्मिलित होते हैं, इनमें से कौन कौन सम्मिलित होते हैं उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में, आपको ये बताना है। कथन ए दिया हुआ है, संसद के निर्वाचित सदस्य। बी दिया हुआ है, संसद के मनोनीत सदस्य। सी दिया हुआ है, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। आपको पता होगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति में दोनों में डिफरेंट क्या होते हैं, तो जिन लोगों ने ये डिफरेंट अगर उनको पता होगा तो अब आसानी से कर लेंगे, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदनों के पूरे सदस्य सम्मिलित होते हैं किसके, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में। ऐसे में तीसरा कथन गलत हो जाता है। 1 और 2 सही है, जिन लोगों ने सी लगाया उनका बिल्कुल सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, थोड़ा सा विवरण दिया हुआ है। अगर आपसे पूछा जाए कि राष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित कौन से अनुच्छेद में प्रोविजन दिए गए हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि 55 में ये प्रोविजन दिए हुए हैं। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के अनुसार इनका निर्वाचन किया जाता है। और राष्ट्रपति में सम्मिलित कौन कौन लोग होते हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि संसद के दोनों सदस्यों मतलब संसद के दोनों सदनों के जो सदस्य हैं, मनोनीत सदस्यों को छोड़ के जो लोग भी निर्वाचित हैं वो सम्मिलित होते हैं किनमें, राष्ट्रपति में। लेकिन उपराष्ट्रपति में क्या होता है, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतलब सभी लोग होते हैं, केवल संसद के दोनों सदनों के सदस्य सम्मिलित होते हैं उपराष्ट्रपति में। लेकिन राष्ट्रपति में वही बात होती है। तो आपको पता होना चाहिए राष्ट्रपति ही मनोनीत करते हैं ना, तो जिनको मनोनीत करते हैं उनके में वो सम्मिलित कैसे हो सकते हैं, तो आप इस तरीके से कर सकते हैं।
तो सभी लोगों ने उम्मीद है सही किया होगा। और उपराष्ट्रपति के संबंधित निर्वाचन संबंधित प्रोविजन किसमें किए गए हैं? तो आर्टिकल 66 में प्रोविजन किए गए हैं उपराष्ट्रपति से संबंधित। उपराष्ट्रपति के मामले में राज्यसभा के राज्यों के जो विधानसभा के सदस्य हैं उन सम्मिलित नहीं होते उपराष्ट्रपति के मामले में, लेकिन राष्ट्रपति के मामले में सम्मिलित होते हैं। तो उम्मीद आपको समझ में आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत के निर्वाचन आयोग के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार किए। कथन 1 दिया हुआ है, भारत का निर्वाचन आयोग एक अस्थायी संवैधानिक निकाय है। कथन 2 दिया हुआ है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है। कथन 3 दिया हुआ है, यदि चुनाव केवल राज्य विधानमंडल के लिए हो रहे हों तो पूरी तरह से खर्च राज्य वहन करेंगे। तो बताइए इनमें से कौन सा कथन सही है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। पहला कथन देखें तो भारत का निर्वाचन आयोग एक संवैधानिक निकाय है, तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा चीज देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त को संसद के द्वारा महाभियोग के माध्यम से पद से हटाया जा सकता है, तो ये भी सही है। तीसरा चीज जो दिया हुआ है, किसी राज्य विधानसभा का अगर चुनाव हो रहा है केवल राज्य विधानसभा का, तो पूरे खर्च राज्य सरकार ही उठाएगी। अगर राज्य सरकार और केंद्र सरकार मतलब संसद का दोनों को चुनाव एक साथ हो रहा है तो ऐसे मामले में होता है कि 50-50 हो जाता है। कुछ राज्य सरकारें उठाएंगे वहन करेंगी और कुछ केंद्र सरकार, तो दोनों बराबर का करती हैं। तो ऐसे में हमारा सही आंसर हो जाता है डी। जिन लोगों ने डी लगाया था उनका सही आंसर है। आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है ब्यूरो। देखिए भारत के निर्वाचन आयोग की स्थापना कब हुई थी, तो आपको पता होना चाहिए 25 जनवरी 1950 को लागू हुई थी। मतलब संविधान लागू होने से एक दिन पहले इसको लागू कर दिया गया था। किसको? गठन कर दिया गया था निर्वाचन आयोग का। दूसरा चीज़ देखें तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों को कौन नियुक्त करता है? तो राष्ट्रपति नियुक्त करते हैं। कितने दिनों के लिए? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष, जो पहले पूरा हो जाए उसके अकॉर्डिंग उनका कार्यकाल रहता है। दूसरा चीज़ देखें, अगर अभी तो हमने ये समझ लिया कि अगर केवल संसद का मतलब चुनाव है तो ऐसे मामले में क्या होता है, केंद्र सरकार पूरी तरह से वहन करती है पूरे खर्चे को। किसके? इलेक्शन कमीशन के खर्चे को केंद्र सरकार वहन करेंगी। लेकिन अगर राज्य विधानमंडल का चुनाव है तो पूरे खर्चे राज्य विधानमंडल करेंगे। अगर दोनों का चुनाव है तो दोनों करेंगे। लेकिन एक कंडीशन है यहाँ पे, पूंजीगत जो उपकरण खर्च होते हैं जैसे कि मतदाता सूची, इन सब पे जो खर्च होते हैं वो दोनों वहन करते हैं, बराबर से आपस में साझा करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन और शानदार क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। देहरादून के देशांतर के सबसे नज़दीक है कौन है? आपको ये बताना है। कथन ए दिया लखनऊ, बी दिया भोपाल, सी दिया रायपुर और डी दिया हैदराबाद। तो बताइए देहरादून के देशांतरी सबसे नज़दीक में कौन सा है, उसके सेम देशांतर पे कौन सा इसमें से शहर है? उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर लगा लिया होगा। जिन लोगों ने डी लगाया था हैदराबाद, तो बिल्कुल सही है। हैदराबाद और देहरादून लगभग सेम देशांतर पे हैं। आप यहाँ पे देख के समझ सकते हैं। देखिए उत्तराखंड का कैपिटल है देहरादून और तेलंगाना का कैपिटल हैदराबाद, तो दोनों आप देखेंगे तो सेम लगभग दिखेंगे, क्योंकि देहरादून जो देशांतर पे 7.78.0322 ईस्ट में है, तो वहीं हैदराबाद भी 78.4867 ईस्ट में स्थित है। तो दोनों लगभग सिमिलर पे हैं, तो इसलिए इसका आंसर सही हो जाता है डी। उम्मीद है सभी लोगों ने आंसर सही लगाया होगा। आपका जितना भी स्कोर सही रहा हो आप जरूर नीचे कमेंट बॉक्स में बताएं। ये सीरीज देखने के लिए धन्यवाद।